हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और कौन सी बुक्स जो है रिकमेंडेड है आपको पढ़नी चाहिए उसकी भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इस तरह की हम वन बाई वन सभी सिलेबस को जो है डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में इस पूरे सिलेबस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। या आज हम इसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सिलेबस की और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो आप बने रहिए अगर आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आने वाले टाइम्स में अगर ये सिलेबस चेंज नहीं होता है नेट का तो भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पे आपको अपलोड करवाते हैं, चाहे वो CUT PG हो या अदर कोई एग्जाम्स हो, नेट वगैरह, राइट। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में, मेरी ब्रीफ बायो। मेरा नाम राकेश कुमार है, BSc मैथमेटिक्स और MSc ज्योग्राफी हूँ। UGC नेट विद JRF मेरा क्वालिफाइड है। हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि HP सेट भी मेरा क्वालिफाई है। पिछले 2 सालों से ये चैनल और टेलीग्राम के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को CUT PGs और नेट वालों को गाइड कर रहा हूँ। साथ में टीचिंग मेरा हॉबी है। क्लियर? तो ये कुछ ब्रीफ बायो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी की यहाँ पे बात करेंगे कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है उस जियोमॉर्फोलॉजी में कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके, राइट। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपका सबसे पहला जो एक टॉपिक है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक्चुअली सिलेबस में इसको डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड हो, चाहे आपके क्या कहते हैं इसको, डिफरेंट लेयर्स हैं जैसे मेंटल है, कोर है, क्रस्ट है, इसके बारे में, उनकी डेंसिटी के बारे में, उनकी डेप्थ के बारे में, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीज़ की थोड़ा अच्छे से समझ होनी चाहिए, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। फिर आता है जो सिलेबस में लिखा गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होती है और डिफरेंट व्यूज़, चाहे वो टेलर के व्यूज़ हों चाहे वो वैगनर के व्यूज़ हों, उनको आपको पढ़ लेना है और दोनों में क्या डिफरेंस था। और ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेलर ने किन फोर्सेस का नाम लिया था, किन फोर्सेस को मेंशन किया था और वैगनर ने किन फोर्सेस को मेंशन किया था। इस तरह से आपको जो अजम्पशंस इन दोनों की, उन अजम्पशंस को देख लेना और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको देख लेना है। फिर आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस की आती है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। और हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में क्या कहा है, क्यों सी फ्लोर स्प्रेड हो रहे हैं, क्या एविडेंसेस उसके बारे में मिलते हैं, वो एविडेंसेस आपको पढ़ने हैं। इसमें एक एविडेंस जो इम्पोर्टेंट आता है वो पेलियोमैग्नेटिज्म आता है, तो आपको पेलियोमैग्नेटिज्म के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बेस है जियोमॉर्फोलॉजी का। क्लियर? उसके बाद आता है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये सिलेबस में मेंशन है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, जो अर्थ के इंटीरियर से प्रोड्यूस होती हैं वो एंडोजेनेटिक होगी, है राइट। एक्सोजेनेटिक जो अर्थ के बाहर सरफेस पर के ऊपर फोर्सेस लगती हैं, चाहे वो विंड की वजह से लगती है, रिवर के फ्लो होने की वजह से फोर्स लगती है, राइट। इस तरह की जो भी फोर्सेस अर्थ के सरफेस के ऊपर बाहरी कारणों से लगती हैं वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होगी। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से किन चीज़ों का निर्माण होता है आपको वो पता होना चाहिए। फोल्डिंग बनती है, वार्पिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, क्रैकिंग होती है, राइट। तो इन सब में आपको पहले तो डिफरेंस देख लेना है कि फोल्डिंग, वार्पिंग, फॉल्टिंग, क्रैकिंग, इन सब में क्या डिफरेंस है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिर फोल्डिंग आता है। फोल्डिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो फोल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स के फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स को आपको पढ़ लेना है, क्या कारण है फोल्ड्स के, उनको आपको अच्छे से आप पढ़ना है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में आपकी वेदरिंग हो गई, मास मूवमेंट हो गई, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या वेदरिंग और मास मूवमेंट अलग चीज़ें हैं या सेम चीज़ें हैं, तो ये आपको देख लेना है। तो वेदरिंग में भी डिफरेंट टाइप की वेदरिंग होती है, जैसे फिजिकल वेदरिंग होगी, केमिकल वेदरिंग होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, और भी अदर कोई चीज़ें हैं तो वो भी आपको देख लेनी है। इनमें बार बार केमिकल वेदरिंग में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीडेशंस, राइट। इस तरह से ये आपको देख लेना है। इसमें केमिकल वेदरिंग में बार बार फंसाया जाता है, ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी केमिकल वेदरिंग में थोड़ी केमिस्ट्री भी आ जाती है। ओके। तो जो चौथा पॉइंट है आपका वो है फिर आपका जियोमॉर्फिक साइकिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जियोमॉर्फोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और तो जियोमॉर्फिक साइकिल्स डेविस की और पेंक की, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़नी है। डेविस क्या कहता है, पेंक क्या कहता है, आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है,
कितनी स्टेजेस में काम होता है, डेविस में कितने स्टेजों में काम हुआ है। फिर अगर डेविस ने ऑलरेडी जियोमॉर्फिक साइकिल दे रखी थी तो पेंक भाई साहब क्या कहते हैं, वो किस तरह से डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, या तो इंडिविजुअल डेविस के ऊपर क्वेश्चन आता है या तो इंडिविजुअल पेंक के ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट। या इस तरह से ना आके दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ दिए जाते हैं कि डेविस और पेंक में क्या डिफरेंस था, या स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है कि डेविस ने ये कहा था और पेंक ने ये कहा था, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा इसका अच्छे से समझ होनी चाहिए। उसके बाद आती है थ्योरीज एंड प्रोसेसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट। इस बार अगर आप रीनेट अगस्त वाला देखेंगे तो उसमें स्लोप के बारे में क्वेश्चन आया था कि आपको स्लोप्स को जो है अरेंज करना है। कॉन्वेक्स स्लोप दे रखी थी, रेक्टिलिनियर स्लोप दे रखी थी, कॉनकेव दे रखी थी, और एक फ्री फेस स्लोप इस तरह से कुछ दे रखी थी, राइट। तो इस तरह से स्लोप के ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्लोप, स्लोप होती क्या है, राइट। व्हाट इज स्लोप, स्लोप कहते किसे हैं, और डिफरेंट टाइप्स की बहुत ज़्यादा स्लोप्स होती हैं, राइट। उन स्लोप्स को पढ़ना है कि कॉनकेव स्लोप किसको कहते हैं, कब बनती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स किसको कहते हैं और ये कब बनती है, राइट। तो उस चीज़ को आपको देख लेना है। उसके बाद स्लोप डेवलपमेंट, किस तरह से स्लोप्स क्रिएट होती हैं, उसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसे पेंक की थ्योरी है, राइट। उसके बाद डेविस की भी थ्योरी है, वुड की भी थ्योरी है, उसके बाद एलसी किंग की भी है। बहुत सारे इसके अलावा भी 4-5 और हैं, लेकिन आपको इन चारों की तो आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ होनी चाहिए। इन डेप्थ यहाँ से क्वेश्चन नहीं अभी तक मैंने देखा है कि किसी ने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन आपको जो है थोड़ी सी बेसिक समझ होनी चाहिए। और इन थ्योरीज के नाम हैं, डेविस की थ्योरी का एक खुद का नाम है, पेंक की थ्योरी का भी खुद का नाम है, वुड की थ्योरी का भी खुद का नाम है। तो इन 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 नेम्स को, नेम जितने भी स्कॉलर्स हैं उन सब की थ्योरीज के नेम आपको पता होनी चाहिए, राइट। कि डेविस ने किस थ्योरी का नाम दिया है, उसने अपनी डेविस ने अपनी थ्योरी को क्या नाम दिया है, पेंक ने अपनी थ्योरी को क्या नाम दिया है, इस तरह से इसको याद रखना है। प्लस ये किस ईयर में दी गई है, ईयर भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो ईयर आपको याद होना चाहिए, प्लस इनकी थ्योरीज का क्या नाम है, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से सिर्फ आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, अर्थक्विक एंड वल्केनिसिटी के ऊपर, अर्थक्विक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो बेसिक चीज़ है जियोमॉर्फोलॉजी की, डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है, राइट, डाइवर्जेंट क्या होती है, ट्रांसफॉर्म क्या होती है, और कन्वर्जेंट बाउंड्री के ऊपर क्या कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, डाइवर्जेंट के ऊपर कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, ट्रांसफॉर्म के ऊपर कौन से होते हैं। फिर आपको वर्ल्ड मैप देख लेना है, वर्ल्ड मैप के ऊपर आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो क्या वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं या नहीं आते, या कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, राइट। तो आपको ये प्लेट बाउंड्रीज के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए, और साथ में आपको अर्थक्वेक के क्या कॉजेज़ हैं, उन कॉजेज़ की अच्छी से समझ होनी चाहिए। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वर्ल्ड, किस तरह से कहाँ कहाँ पे आपके अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं और कहाँ नहीं आते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। वही सेम वोल्केनिसिटी के लिए, वोल्केनोज के बारे में है कि वोल्केनोज क्यों आते हैं, कहाँ पर आते हैं, कौन सी प्लेट बाउंड्री के ऊपर आते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, साथ में इरोजन और डिपोजिशनल दोनों आपको अलग अलग याद होने चाहिए। कई बार इन डेप्थ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे प्लाया है, तो प्लाया कहाँ पे मिलता है या प्लाया कैसे बना है, राइट। उसी तरह आपके और भी जो लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में आपके स्ट्रक्चरल बेंचेस हैं या डीप वैलीज हैं, ठीक। तो इनमें आपको डिफरेंस समझ होना चाहिए। उसके बाद एरिड लैंडफॉर्म्स में, डिजर्ट्स में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं कैसे बनते हैं, इरोजन की वजह से कौन से बनते हैं, राइट, डिपोजिशन की वजह से कौन से बनते हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। हर बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का। हालांकि इसको डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा गया है, फिर भी क्वेश्चन आता है क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले लैंडफॉर्म्स से ही पढ़ाना शुरू होता है। फिर उसके बाद लैंड स्लाइड्स और एवलांचेस थोड़ा देख लेना है, एवलांचेस क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, और लैंड स्लाइड्स के बारे में आपको पढ़ लेना। हालांकि जब आप एक्सो जो मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पे एक्सो जेनेटिक फोर्सेस, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर ही आपको पढ़ने को मिलेगा लैंड स्लाइड्स वाला। हाँ, जो 9th पॉइंट है वो है वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल। देखिए कुछ थ्योरीज है जो सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखी गई हैं, जैसे माउंटेन बिल्डिंग सिलेबस में नहीं लिखा गया है, जियोसिंक्लाइन सिलेबस में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको जो है
उसको पढ़ना है। मतलब आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, लेकिन माउंटेन बिल्डिंग क्या होता है, किस तरह से माउंटेन बनते हैं, प्लस माउंटेन बिल्डिंग के बारे में किसने कौन सी थ्योरीज दी हैं, उनमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है, ऑथर के नाम और प्लस उसने कौन सी थ्योरी दी है माउंटेन बिल्डिंग के लिए। क्लियर। और प्लस आपको पढ़ लेना है कि कौन से ईयर में दी है, ईयर आपको याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में दी है। इससे क्वेश्चन मिलान करने के लिए, मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। आपको इन डेप्थ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ओरिजिन जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए, इन डेप्थ नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप जस्ट उनका नाम याद रखिए क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन मैचिंग में क्वेश्चन आता है। उसी तरह आइसोस्टेसी का कंसेप्ट है, आइसोस्टेसिस की डिफरेंट थ्योरी है, तो आइसोस्टेसी की थ्योरी को आपको ध्यान में रखना है, किसने कौन सी थ्योरी दी है, कौन से ईयर में दी है, मैच करने के लिए आपको करना है। क्लियर। इसके बाद जो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स और नहीं लिखे गए हैं और वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे रॉक्स का कंसेप्ट है। रॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रॉक्स क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप की रॉक्स होती हैं, कैसे बनती हैं। क्लियर। वो आपको देख लेनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बार क्वेश्चन आता है, डेंड्रिट के ऊपर क्वेश्चन आता है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो इस तरह के छोटे मोटे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप अगर आप कहें कि कौन सी बुक मुझे पढ़नी चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, तो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आपको जो बुक्स पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, क्योंकि ये बुक अच्छी बुक है। सारे टॉपिक आपको एक जगह मिल जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी बुक है और बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने नहीं है, सिर्फ आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। PDF आपको आराम से मिल जाएगा इसका नेट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने PDF डाला है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये था जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। अगर अब हम आगे बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, तो क्लाइमेटोलॉजी में देखिए आपको क्या करना है। इसमें भी अच्छा सिलेबस है, काफ़ी लंबा सिलेबस है। तो सबसे पहले तो आपको जो पहला पॉइंट है वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपको स्ट्रक्चर और कंपोजिशन अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो भी अपने चैनल पे डाली है, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। हर लेयर्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस लेयर्स की, क्यों वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कितनी उसकी हाइट है, राइट, उसकी क्या गैसेस कंपोजिशन है, क्या अदर वहाँ पे फिनोमिनाज होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की, जहाँ पे हम बात करते हैं। हीट बजट ऑफ द अर्थ, हीट बजट के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अभी भी आई थिंक दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था हीट बजट के ऊपर। क्लियर। तो आपको वो देख लेना है, हीट बजट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बार बार। टेम्परेचर में आपको देखना है कि टेम्परेचर, व्हाट इज़ टेम्परेचर, किन क्या क्या चीज़ें टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किस तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट है। जब आप कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो उसमें वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर की वो आप सीख जाएंगे। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखनी है कि कहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, सरप्लस है, कहाँ पे आपका टेम्परेचर डेफिशिएट है। क्लियर। अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है। क्लियर। लैटिट्यूड का क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में। एक टॉपिक यहाँ पे और आता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, क्या टाइप्स हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के, राइट, वो आपको यहाँ से समझ लेनी है। उसके बाद प्रेशर एंड विंड्स आती हैं, राइट। प्रेशर बेल्ट्स अर्थ के ऊपर कैसी बनती हैं, प्लेनेटरी विंड्स किसे कहते हैं, कौन कौन सी प्लेनेटरी विंड्स है, जैसे ट्रेड विंड्स हो गया, राइट, वो देख लेनी है। उसके बाद लोकल विंड्स आपकी होती हैं जो लोकल एरियाज़ में एक स्पेसिफिक रीजन में बहती हैं, जैसे शिनूक हो गई, बोरा हो गई, ब्लिजार्ड हो गई, इस तरह से। और इनके करेक्टरिस्टिक्स देख लेने हैं कि ये कहाँ से इनका ओरिजिन होता है और कहाँ तक ये चलती हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स देख लेने हैं, क्या ये गर्म है, क्या ये ठंडी हैं, वो आपको देख लेना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपको पढ़नी है कि किस तरह से एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका सर्कुलेशन होती है, हेडले सेल कैसे बनता है, फोन ने क्या कहा है इसके बारे में। क्लियर। तो ये सेल आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद एयर मासेज आ जाते हैं। एयर मासेज मतलब उसमें आपको एयर मासेज में क्या देखना है कि व्हाट इज़ एयर मासेज, क्या होते हैं एयर मासेज, और उनका नॉमिनिक्लेचर किस तरह से किस बेसिस के उनके नाम रखे गए हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। नेमिंग के ऊपर अभी आप देखेंगे पिछले साल ही क्वेश्चन आया था नेट में, आपको मिलान करने के लिए दे दिया गया था दिसंबर 2023 में, राइट। तो ये आपको अच्छे से इसको समझ लेना है। नेमिंग के ऊपर एयर मासेज से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका साइक्लोन आ गए। साइक्लोन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोन आपके दो जगह पे बनते हैं, एक आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं,
फिर उसके बाद एक आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। तो आपको दोनों ही साइक्लोन्स को पढ़ना पड़ेगा कि क्या इनके कॉजेज़ हैं, क्या इनका मैकेनिज़्म है, किस तरह से ये बनते हैं। पहले आपको देखना है कि कारण क्या हैं इनके बनने के, और फिर इनका बनते कैसे हैं, क्या मैकेनिज़्म है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है इनकी कि कहाँ-कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में, टेम्परेट एरिया में। और दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन कैसे होते हैं, राइट। नेम्स ऑफ द साइक्लोन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, जैसे हरिकेन हो गया, विली विली हो गया। तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस रीजन में साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। एंटी साइक्लोन के बारे में भी आपको अच्छे से थोड़ी समझ होनी चाहिए कि एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, इनके क्या कॉजेज़ हैं बनने के, और किस रीजन में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिलती हैं, और एंटी साइक्लोन से किस तरह से डिफरेंट हैं। क्लियर। तो ये आपको समझ लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपन की और थॉर्नवाइट की, ये दो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोपन की क्लासिफिकेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोपन की क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। और कोपन की क्लासिफिकेशन और थॉर्नवाइट की क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस था, जबकि कोपन ने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन दे रखी थी, तो थॉर्नवाइट ने उसमें क्या एडिशन किया, तो आपको ये देख लेना है। थॉर्नवाइट के ऊपर तो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, आपका जो रीनेट हुआ है उसमें अगस्त में, उसमें क्वेश्चन थॉर्नवाइट के ऊपर आया था। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है, एल नीनो आ जाता है, ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो क्या है, एल नीनो का क्या असर पड़ता है इंडियन मानसून के ऊपर, क्लियर, किस तरह से ये बनता है, कॉजेज क्या है और मैकेनिज्म इसका आपको एल नीनो का अच्छे से समझ लेना है। ला नीना क्या होता है और सदर्न ऑसिलेशन किसे कहते हैं, ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको फंसाते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद आपको जो सिलेबस में कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, जैसे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, राइट, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। उसके बाद आपकी एक ह्यूमिडिटी और होती है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इन तीनों ह्यूमिडिटी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या होती हैं, क्लियर, और इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है उसके ऊपर बार बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं और फंसाते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होती है। पहले तो प्रेसिपिटेशन होती क्या है, प्रेसिपिटेशन बनती कैसे है, क्या मैकेनिज्म है प्रेसिपिटेशन बनने का, और उसकी फिर डिफरेंट फॉर्म्स जैसे हेल, स्नो, क्लियर, वो आपको पता रहना चाहिए। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट होने के क्या कारण हैं। उसके बाद ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट या थंडर स्टॉर्म्स, इनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो ये आपको देख लेना है। क्लाइमेट चेंज आज का यूनिवर्सल टॉपिक है, हर जगह आपको मिलेगा, क्लाइमेटोलॉजी में मिलेगा, ठीक है, ओशनोग्राफी में मिलेगा, अदर जगहों पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज तो देख लेना चाहिए। उसके बाद इसके लिए बुक वही है, क्लाइमेटोलॉजी बाई सविंदर सिंह। इसमें आपको मोरलेस सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और कुछ जो होंगे आपके काम के नहीं है। पूरी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं वही आपको छांट के यहाँ से इस बुक से पढ़ लेनी है। ये बुक इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि एक तो आसान भाषा में लिखी गई है, दूसरा आपका जो सिलेबस है वो सारा यहाँ से कवर हो जाता है। कहने को तो हम आपको क्रिचफील्ड की क्लाइमेटोलॉजी भी बोल सकते हैं, उसके बाद DS लाल की भी है, लेकिन आप सविंदर सिंह से काम चला सकते हैं, और इसके आपको PDF भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं ओशनोग्राफी की। ओशनोग्राफी का सिलेबस छोटा सा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। ओशन रिलीफ के बारे में पूछे जाते हैं कि ओशन के अंदर जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो आपके किस तरह के होते हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। और आपके 3 ही ओशंस हैं जो आपके काम के हैं, एक इंडियन ओशन, क्लियर, और एक अटलांटिक ओशन, आपका पैसिफिक ओशन। तो डीप्स क्या होते हैं, ट्रेंचेस क्या होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे, कौन सा डीप कहाँ पे है इसका क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी ट्रेंच कहाँ पे, इसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर डीप सी प्लेन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल्फ के ऊपर, स्लोप के ऊपर, एंड देयर लोकेशन, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। तो ये मैपिंग आपको अच्छे से कर लेनी है इन चीज़ों की। फिर आपको ओशन टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए कि ओशन टेम्परेचर क्या है, किन फैक्टर्स की वजह से ओशन टेम्परेचर जो है वेरी करता है या इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। ओशन सॉलिनिटी क्या है, सॉलिनिटी किसे कहते हैं, एवरेज ओशन सॉलिनिटी कितनी होती है, किस ओशन की कितनी है, पैसिफिक की कितनी है, इंडियन की कितनी है, और ओवरऑल पूरे जितने भी ओशंस हैं उनकी कितनी आपकी सॉलिनिटी है। कौन कौन से सॉल्ट्स इसमें मिले होते हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, अदर कौन से सॉल्ट्स हैं, और उनकी प्रोपोर्शन क्या है, कौन सबसे ज़्यादा है, फिर कौन कम, फिर कौन कम, फिर कौन कम। इस तरह से क्वेश्चन आपको ओशन सॉलिनिटी में पढ़ना है। ओशन डेंसिटी क्या होती है, कौन कौन सी लेयर्स आपकी, जब आप ओशन में डीप जाते हैं कौन कौन सी लेयर्स बनती हैं, वो आपको देख लेना है। और उनकी इंटर रिलेशनशिप इन तीनों की, टेम्परेचर, सॉलिनिटी और डेंसिटी की आपको इंटर रिलेशनशिप देख लेनी है
कि डेंसिटी से आपका सॉलिनिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर से आपका सॉलिनिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, तीनों की आपको इंटर रिलेशनशिप पढ़नी है। उसके बाद आपके ओशन करंट्स आते हैं। ओशन करंट्स आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओशन करंट्स, कौन सा ओशन करंट गर्म है, कौन सा आपका ठंडा है, या कौन सा ओशन करंट किस रीजन में चलता है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। प्लस ओशन करंट्स के ओरिजिनेट होने का क्या कारण है वो आपको देखना है। उनकी सर्कुलेशन, उनकी लोकेशन, वार्म है या ठंडे हैं, ठीक, वो देख लेने हैं। ओशन वेव्स आती हैं। वेव्स के ऊपर इस बार अगस्त में क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर, उसकी वेवलेंथ के ऊपर इस तरह से कुछ एक क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा सा वो देख लीजिए। और वेव से ही रिलेटेड है सुनामी, तो सुनामी और वेव्स को आप इंटर रिलेट करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद टाइड्स हैं। टाइड्स क्या होते हैं, उनके टाइप, जैसे नीप टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, और वो ये कब बनते हैं, कौन सा टाइड सबसे हाई है, कौन सा सबसे लो है, कितने दिनों का इनमें डिफरेंस होता है, कितने टाइम का इनमें डिफरेंस होता है। अगर अभी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अभी 12:03 पर अगर रात के टाइड आ रहा है तो अगला टाइड कब आएगा, राइट, उस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको पढ़ना है। सुनामी और तेरे कॉजेज, सुनामी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ लेने हैं। तो बुक वही है, ओशनोग्राफी बाई सविंदर सिंह, सारे चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी और पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं। आगे आता है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही आपका यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है इकोसिस्टम, कि व्हाट इज इकोसिस्टम। आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, आपको ये समझ होनी चाहिए, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कुछ प्रिंसिपल्स, क्योंकि इकोसिस्टम एक मतलब आप समझे कि एक सिस्टम है जो कुछ लॉज के ऊपर वर्क करता है, जो कुछ प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो वो लॉज क्या हैं, वो प्रिंसिपल क्या हैं, वो प्रिंसिपल्स आपको समझ होने चाहिए, क्लियर। क्योंकि उन प्रिंसिपल्स के ऊपर 10-15 प्रिंसिपल्स होंगे। सविंदर सिंह जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बुक है उसमें दे रखे हैं और उन पे स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं और वो बहुत ही प्यारे प्रिंसिपल्स हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा, क्लियर। तो वो आपको पढ़ लेने हैं। वही इकोलॉजी और इकोलॉजी की जो प्रॉपर्टीज और प्रिंसिपल हैं वो भी आपको देख लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन ट्रॉपिक लेवल पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, और ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि एनर्जी का फ्लो क्या यूनी डायरेक्शनल है, क्या साइक्लिक है, किस तरह से ये फ्लो करती है, वो आपको चीज़ें समझ होनी चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है इकोसिस्टम का। हमारे बॉडी के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो हम डायरेक्टली नाइट्रोजन तो नहीं ले पाते हैं, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। कुछ स्पीसीज़ होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेट करके हमें उसको खाने योग्य कंपाउंड्स में बदल के देती है। तो नाइट्रोजन साइकिल आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑक्सीजन साइकिल आपको समझ लेनी है और जियोकेमिकल साइकिल की किस तरह से जो मिनरल्स हैं वो साइक्लिक इसमें फ्लो करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपकी फूड चेन आती है। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, राइट। तो देख लेना है कि कौन से प्राइमरी कंज्यूमर है फूड चेन में, कौन से आपके सेकेंडरी है, कौन से आपके टर्सरी है। कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। दिसंबर 2022 में एप्लीकेशन बेस्ड एक एग्जांपल दिया गया था, हॉक का दिया गया था, इस तरह से लिजार्ड का दिया गया था, बटरफ्लाई का एक एग्जांपल दिया गया था और फिर पूछा गया था कि इसको आप मतलब सही ऑर्डर में जो है लाइए, राइट। तो उसमें प्राइमरी कौन था, सेकेंडरी कौन था, वो चीज़ आपको देखनी थी। उसके बाद आपके इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड्स के ऊपर बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इन्वर्टेड पिरामिड क्या होते हैं और अदर टाइप्स कौन कौन से हैं पिरामिड्स के, वो भी आपको देख लेने हैं। क्लियर। सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आता है। ए जोनल सॉइल क्या होती है, जोनल सॉइल क्या होती है, मतलब वर्ल्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ, इंडियन सॉइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द ग्लोब, वो आपको पढ़नी है, और टाइप्स क्या हैं उसके ऑन वर्ल्ड लेवल, राइट। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके मीनिंग क्या है ग्लोबल वार्मिंग का और इसके कॉजेज़ क्या हैं। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है और उसके मीनिंग क्या है और उसका रीज़न क्या है अर्बन हीट आइलैंड बनने के। वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया। उसके बाद आपका
सॉइल पोल्यूशन हो गया, राइट। इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है पोल्यूशन में। अगला टॉपिक आपका नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं। इंडिया में एनवायरनमेंट को लेकर क्या पॉलिसीज़ बनी हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, वो थोड़े बहुत देख लेने हैं। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ क्या है, आपका एक्ट क्या है एनवायरनमेंट का, वो आपको समझ होनी चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल प्रोग्राम, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पढ़ना है। ब्रूटलैंड कमीशन क्या है, राइट, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एजेंडा 21 क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये जो 13th पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा और क्लियर कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए जो बुक रिकमेंडेड है वो आपकी एक तो सविंदर सिंह की बुक तो आपको पढ़ ही लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा उसमें बायोज्योग्राफी का भी रोल है। और उसके बाद एक शंकर आईएएस एनवायरमेंटल बुक आती है, उस बुक का पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। और वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें बहुत अच्छे टॉपिक और बहुत ईजिली लैंग्वेज में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुल मिला के इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक टॉपिक जो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, वो है आपका इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, राइट। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के आपको जान लेना है, किस एरिया की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी होती है। ओशन की ज़्यादा होती है, ग्रासलैंड्स की ज़्यादा होती है, या आपकी जो अदर रीजन्स हैं क्रॉपलैंड्स की कितनी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है। उसके बाद इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसको किस में मापते हैं, ड्राई वेट क्या होता है, वेट वेट क्या होता है, राइट, उस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपके सविंदर सिंह की बुक में दिया गया है। तो ये कुछ टॉपिक थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और फिजिकल ज्योग्राफी के जो 4 सेगमेंट हैं वो आज हमने आपको बताए। अगर आपको वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और अगर आपको यूज़फुल लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें टेलीग्राम के ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।